हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। बच्चों हम पढ़ रहे थे विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों इस अध्याय में अभी तक हमने जाना था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, किस प्रकार से उन्हें प्रदर्शित किया जाता है, ये सब हम जान चुके थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो उन्हें हम पढ़ते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है निम्नलिखित प्रकार की होंगी और निम्नलिखित में से पहला प्रकार होगा संयोजन अभिक्रिया, यानी कि हम लिखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहली जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो होगी संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होगी इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों आपने कुछ प्रकार की रिएक्शनें लिखी थी रिएक्शन संतुलित करते समय, जैसे उसमें हमें जाना था कि जब हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण करती है? जल का, H2O का। किसका निर्माण करेगी? जल का निर्माण करेगी। हम फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हो सकते हैं। जल का निर्माण। क्या लिख सकते हैं? जल का निर्माण। अब जल के निर्माण में H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाएंगी? ये H2O। किसका निर्माण करेगी बच्चों? जल का निर्माण करेगी। H2O का संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे। किसका उपयोग करेंगे? ब्रैकेट का। अब हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? दो, और यहाँ पे कितना है? एक। तो कितने मल्टीप्लाई कराएंगे? दो से। ऑक्सीजन के यहाँ पे भी दो हो चुके और यहाँ पे भी दो हो चुके, परंतु हाइड्रोजन के दो दूनी चार, और यहाँ पे कितने हैं? दो। तो कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे? दो से। दो दूनी चार, संतुलित हो चुकी। जल का निर्माण। अन्य एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। इसमें क्या कहेंगे हम? कोयले का दहन। कोयले का दहन ये भी संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। कोयले का दहन। कोयले का सूत्र, कोयले का सूत्र क्या होगा? C प्लस, उसके बाद कोयले का दहन। दहन जो होगा हमेशा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होगा। दहन का मतलब होता है जलना। तो कोई भी पदार्थ जो जलेगा वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो C प्लस O2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? CO2। CO2 कार्बन का एक है, कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं, ऑक्सीजन के दो हैं। ये पहले से संतुलित है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम फिर से देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल है जिसे कहेंगे हम नमक का निर्माण। नमक का निर्माण। क्या कहेंगे बच्चों? नमक का निर्माण। नमक का निर्माण देखिएगा। नमक का निर्माण जो है एक तो सोडियम से होगा, सोडियम का सूत्र Na। किससे होगा? सोडियम से Na प्लस क्लोरीन गैस से होगा Cl2 से। तो इक्वल टू क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा बच्चों? NaCl। संतुलित कर लेते हैं, ब्रैकेट में बंद करेंगे इन्हें फटाफट से। अब Na का कितना है? एक। यहाँ पे भी Na का एक है। Cl के कितने हैं? दो, और यहाँ पे Cl का कितना है? एक। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? दो से। Na के भी दो हो गए, Cl के भी दो हो गए, और Na का यहाँ पे दो अणु है और Na के यहाँ पे कितने हैं? एक। तो कितने से गुना करेंगे? दो से। एक बार फिर से देखते हैं कि संतुलित है या नहीं है। सोडियम के दो, सोडियम के दो, क्लोरीन के दो, क्लोरीन के दो, अर्थात संतुलित है। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया है मैंने बोर्ड पे लिखी है कि जल का निर्माण, कोयले का दहन या फिर नमक का निर्माण, तो ये सब संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन। अब मैंने इन्हें संयोजन अभिक्रिया क्यों कहा है या फिर इन्हें संयोजन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। संयोजन, संयोजन मतलब संयोग करना, मतलब जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो देखिएगा, दो पदार्थ जुड़े,
एक नया पदार्थ बना दिया। इसी प्रकार से दो यहाँ पे जुड़े, एक नया पदार्थ बना दिया। ये भी दो पदार्थ जुड़े हैं, एक नया पदार्थ बना दिया। ये जरूरी नहीं है कि दो ही पदार्थ जुड़ेंगे, दो से अधिक पदार्थ भी जुड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है डेफिनेशन क्या बनेगी इनके द्वारा, जब दो या तो दो होंगे या दो से अधिक पदार्थ होंगे मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों लिख सकते हैं ना डेफिनेशन, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखते हैं बच्चों, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, क्या में मिलकर, आपस में मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण, क्या किया है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, इसी के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, प्लस मतलब आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, जिसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने काफी सारे लिख दिए हैं, जल का निर्माण, कोयले का दहन या फिर नमक का निर्माण। बोर्ड एग्जाम में आपको इतने सारे एग्जाम्पल लिखने आवश्यक नहीं है, डेफिनेशन के साथ आप लोग एक एग्जाम्पल लिख के ही अपना काम चला सकते हैं। एक एग्जाम्पल से एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानकारी है। तो बच्चों ये थी संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन और ये संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। हम अब दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। पहले हमने पढ़ी संयोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा पार्ट है वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार से होगी देखेंगे, बच्चे इसे नोट कर लीजिएगा और अब मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हम जानेंगे इसके दूसरे पार्ट के बारे में, वियोजन अभिक्रिया। किस बारे में जानेंगे, वियोजन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया समझने के लिए हम वियोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल वियोजन अभिक्रिया के। आप जानते हैं एक यौगिक को जिसका नाम है CaCO3। क्या कहेंगे, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं हम खिड़िया। क्या बोलेंगे बच्चों, खिड़िया। आप भी जानते होंगे खिड़िया को, और खिड़िया को नहीं जानते तो ये सूत्र है मार्बल का भी, या क्या कहेंगे इसे, मार्बल। किसका सूत्र है ये, मार्बल का सूत्र है CaCO3। यदि मार्बल को हम या खिड़िया को गर्म कर दें, क्या कर दें इसे, ये गर्म करने का निशान है, त्रिभुज का निशान जो होगा वो किसका निशान होगा, गर्म करने का होगा। यदि हम खिड़िया को या मार्बल को मतलब CaCO3 को गर्म कर दें तो ये एक तो यहाँ से Ca, कौन सा यौगिक, Ca, और क्या बचेगा Ca, और यहाँ से एक O, और गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है बच्चों, CO2। याद रखेंगे आप, गर्म करने पे अधिकांशतः कौन सी गैस निकलेगी, CO2। तो जब हम खिड़िया को या मार्बल को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, CaO। CaO किसका सूत्र है, क्या आपको याद है, CaO सूत्र था शुष्क चूने का। किसका सूत्र था, शुष्क चूना। और प्लस कौन सी गैस निकली है, CO2, जिसे क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से यदि आप जानते हैं जल को, किसे जानते हैं, जल को, जल का सूत्र क्या है, H2O। क्या सूत्र है बच्चों,
जल का सूत्र है H2O। यदि H2O में वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें, कौन सी धारा? वैद्युत धारा मतलब करंट प्रवाहित कर दें। यदि हम H2O में, जल में वैद्युत धारा या करंट प्रवाहित कर दें तो आप देखेंगे कि उसमें से दो गैस निकलेंगी। एक कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन मतलब H2 गैस। और एक कौन सी निकलेगी? एक तो हाइड्रोजन गैस अलग होगी और एक कौन सी गैस अलग होगी? O2 ऑक्सीजन गैस। यदि हम जल में धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। क्या क्या में टूटेगा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए फटाफट ब्रैकेट में बंद करो। ही नहीं, ब्रैकेट में बंद कर लिए हमने। ऑक्सीजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है? 1, तो कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितने हैं? 2, तो कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। 2 दूनी 4। दोबारा से देख लीजिएगा। हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 हैं। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल पढ़े हमने। देखिएगा, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में टूट जाता है। दोबारा देख लीजिएगा, एक पदार्थ जो है 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में टूट जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। नाम से ही पता लग रहा है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या मतलब होगा वियोजन का? टूटना। वियोजन का मतलब है टूटना, विघटित होना। वियोजन। अब एक पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में टूट जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया की इनके अनुसार हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगी? जब एक अभिकारक टूटकर, बच्चों ने क्या कह रहे थे हम? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। इन्हें क्या बोल रहे थे? अभिकारक। क्या आपको याद है? पहली वीडियो में हमने जाना था कि ये थे अभिकारक और ये क्या थे? उत्पाद। तो लिख सकते हैं जब, क्या लिख सकते हैं? जब एक अभिकारक टूटकर, जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक, कितने हैं? 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 हों। 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या आपको याद रहेगी बच्चों? डेफिनेशन बहुत इजी से। वियोजन का मतलब है टूटना। संयोजन का मतलब जुड़ना था पहले कि 2 तत्व जुड़ के एक नया पदार्थ बना रहे थे। इस बार क्या है? वियोजन। वियोजन में क्या है? जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। देखो, एक अभिकारक टूटकर कितने उत्पाद बनाए? 2 या 2 से अधिक भी बना सकता है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन है बच्चों। ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन है। और उसके बाद आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। और एक एग्जाम्पल लिख के अपनी डेफिनेशन को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम रासायनिक अभिक्रिया का दूसरी पार्ट भी जान चुके हैं जिसे क्या कह रहे थे? वियोजन अभिक्रिया। अब कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? तीसरा पार्ट। बच्चों आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम तीसरे पार्ट के बारे में जानेंगे जिसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा पार्ट कौन सा है? विस्थापन। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया में आपको समझ आ रहा होगा विस्थापन का मतलब होता है हटना। क्या अर्थ होगा? विस्थापन का अर्थ है हटना। तो विस्थापन अभिक्रिया में जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार की होंगी। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यदि लोहे की कील को, किसी बच्चों? लोहे की कील को Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में SCU
SO4 के विलयन में डाल दें। लोहे का सूत्र है Fe, इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ लोहे की कील। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दे तो लोहा क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा। किसे हटा देगा, कॉपर को हटा देगा। तो जब कॉपर को हटाएगा तो ये हो जाएगा, और कॉपर को हटाकर अपने आप जुड़ जाएगा। कॉपर की जगह कौन आ जाएगा, Fe। Fe किसकी जगह आ जाएगा, कॉपर की जगह आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, FeSO4। Fe कहाँ चला गया, Cu की जगह, और Cu को यहाँ से हटा दिया, SO4 के साथ अपने आप जुड़ गया, बचा क्या, Cu। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Fe की जो क्रियाशीलता है, मतलब Fe की जो क्रिया करने की पावर है, Fe की क्रिया करने की जो शक्ति है, वो कॉपर से क्या है, अधिक है। इसलिए जब भी Fe और Cu एक साथ क्रिया करेंगे कहीं पे, Fe और Cu जब एक साथ क्रिया करेंगे तो Fe पहले क्रिया करेगा। Fe की क्रियाशीलता ज़्यादा है तो Fe पहले क्रिया करेगा और Cu को वहाँ से हटा देगा। जब Fe और Cu एक साथ क्रिया करेंगे तो Fe किसे हटा देगा, Cu को, और Cu की जगह अपने आप जुड़ जाएगा। इसलिए Fe ने Cu को हटा दिया और क्या बना, FeSO4। मतलब ये है अधिक क्रियाशील। इसे बच्चों क्या कहेंगे, अधिक क्रियाशील। कैसा तत्व है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। और ये कैसा तत्व है, कॉपर, कम क्रियाशील। इसे क्या कहेंगे, कम क्रियाशील। ठीक है, ये कम क्रियाशील है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, जब अधिक क्रियाशील तत्व, क्या लिख सकते हैं बच्चों, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है या विस्थापित कर देता है तो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। याद रहेगा आपको, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए बच्चों डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, जब अधिक क्रियाशील तत्व, जब अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब हटा, ठीक है, याद रहेगा। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित का मतलब है हटाना, विस्थापित कर देता है, क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहेंगे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। याद रहेगा आपको, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या हटा देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे FeCuSO4, FeSO4 प्लस Cu। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसे किस नाम से पूछेगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन है और ये इसका उदाहरण है जिससे समझाकर आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे। अभी तक जाना हमने विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बच्चों क्या जानेंगे, इसका फोर्थ पार्ट जो होगा इसका वो होगा संयोजन अभिक्रिया। अब जानते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। कौन सा पार्ट है बच्चों, ये फोर्थ पार्ट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम निम्नलिखित एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया है Na2SO4 BaCl2, जो कि अभिक्रिया करने पे BaSO4 प्लस 2NaCl बनाएगी। इसमें देखते हैं कि होगा क्या, इसे किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर NaSO4 था और यहाँ पर BaSO4 है, तो जो SO4 है वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, Ba के, मतलब Ba आ जाएगा SO4 के साथ, और Na2 जो Cl2 है वो किसके पास आ जाएगा, Na2 के। Ba किसके पास चला गया, SO4 के, और Cl2 किसके पास आ गया, Na2 के। तो जब Na2 Cl2 से अभिक्रिया करेगा, Na2 और Cl2, तो क्या बनेगा 2NaCl, और Ba किसके पास चला गया, SO4 के, मतलब SO4 इधर और Cl2 इधर।
इसमें क्या है कि आयनों की अदला बदली होगी। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें आयनों की अदला बदली हो जाएंगी। देखिएगा आयन अदला बदल चुके हैं। Ba जो Cl2 है वो किसके पास आ गया, Na के। देखिएगा यहाँ पे Cl किसके पास चला गया, Na के, और Ba किसके पास आ गया, SO4 के। तो Ba किसके पास आ गया, मतलब बेरिलियम किसके पास आ गया, SO4 के। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार की होंगी जिसमें आयनों की अदला बदली होती है। तो हम कह सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की अदला बदली होती है। आयनों की अदला बदली, देखो ये अदला बदल गए, अदला बदली होती है, क्या कहलाएगा, अदला बदली होती है। तो क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की क्या होगी, अदला बदली होगी, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन है और ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की अदला बदली होती है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया का पांचवा प्रकार पढ़ते हैं कि पांचवा प्रकार कौन सा होगा। देखते हैं बच्चे पांचवा प्रकार कौन सा होगा। इसे रफ कर देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, जाने रासायनिक अभिक्रिया का पांचवा प्रकार, जो कि क्या है, उपचयन तथा अपचयन। क्या कहेंगे, उपचयन तथा अपचयन। तो जानते हैं उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं उपचयन को, कि उपचयन क्या होगा। अब कुछ पदार्थ बच्चों इस प्रकार के होंगे जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा। जैसे देखते हैं, आपने पढ़ा था कोयले का दहन। क्या पढ़ा था बच्चों, कोयले का दहन, कोयले का दहन। और कोयले के दहन में आपने लिखा था C+O2 = CO2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि। C के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। C के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि। क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी, वृद्धि, इसके साथ जुड़ गया। तो या फिर ऐसा लिख सकते हैं ऑक्सीजन का योग। क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। जब ऑक्सीजन का योग होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, उपचयन। क्या कहेंगे बच्चों, उपचयन। तो डेफिनेशन में लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, जब पदार्थ में, देखो पदार्थ है ना, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग। जब पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, तो क्या कहलाएगा, बताइएगा क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है। तो याद रहेगा बच्चों, जब हम उपचयन की डेफिनेशन देंगे, जब पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल है कोयले का दहन, जैसे C+O2 = CO2। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, जुड़ गया ना ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का योग होगा तो क्या कहेंगे, इसे अपचयन कहेंगे। उपचयन कहेंगे। इसी प्रकार से अपचयन को समझने का प्रयास करते हैं। किसे समझेंगे, उपचयन को। उपचयन जो है, अपचयन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब जानते हैं उपचयन के बारे में। उपचयन, और उपचयन जो होगा वो अपचयन का विपरीत होगा। मतलब हम एग्जाम्पल की सहायता समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है CuO+H2, CuO+
H2 इक्वल टू, ये Cu यहाँ पे अकेला रह जाएगा और O किसके साथ चला जाएगा, H2 के, मतलब क्या बनेगा, H2O, क्या का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से Cu के साथ से क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन हट गई, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की कमी। क्या हुई बच्चों, ऑक्सीजन की कमी। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन। तो लिख सकते हैं, जब पदार्थ में, क्या लिख सकते हैं, जब पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, जब पदार्थ में ऑक्सीजन, पहले क्या हो रही थी, वृद्धि, अब क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। क्या कहेंगे बच्चों, अपचयन कहलाता है। याद रहेगा आपको, दोबारा से समझ लीजिएगा। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और अपचयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो ये इसकी डेफिनेशन और ये इसका एग्जाम्पल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। उपचयन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और अपचयन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। याद रहेगा आपको। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं बच्चों। आपने भी रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार पढ़े, 5। अब हम इसका छठा प्रकार देखते हैं, जिसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे छठे प्रकार को, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानते हैं अच्छे से। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होगी, अब इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया में आप जानते हैं ZnO प्लस, यदि इसकी H2 के साथ अभिक्रिया करा दो या CO के साथ अभिक्रिया करा दो C के, तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO। क्या बनेगा बच्चों, Zn प्लस CO। तो आप देखेंगे कि Zn के साथ से क्या हुआ, Zn के साथ से क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी। क्या हुआ इसमें, ऑक्सीजन की कमी। क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कह रहे थे, अभी बताएंगे जरा, क्या पढ़ा अभी हमने, ऑक्सीजन की कमी को हम बोल रहे थे अपचयन। क्या कह रहे थे, अपचयन। ऑक्सीजन की कमी को अपचयन कह रहे थे। और यहाँ पे देखिएगा ये C था, और C के क्या साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि। और ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या बोल रहे थे हम, उपचयन। क्या कह रहे थे बच्चों, जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी उसे बोल रहे थे उपचयन, और जब पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसे बोल रहे थे अपचयन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, दोबारा समझ लीजिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। याद रहेगा बच्चा आपको, जब उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो लिख सकते हैं, वे अभिक्रियाएं, क्या लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होते हैं, क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चा आप लिख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बोर्ड से नोट करेंगे, ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें हमने दर्शा दिया कि ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। यदि ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी दोनों एक साथ होंगी तो उसे क्या कहेंगे हम,
रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहेंगे। अब बच्चों हमने देखा है कि कुछ पदार्थों के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, कुछ पदार्थों के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, उपचयन कह रहे हैं। तो ऑक्सीजन जब कुछ पदार्थों के साथ जुड़ती है तो उनके गुणधर्मों में परिवर्तन कर देती है। ऑक्सीजन जब कुछ पदार्थों के साथ जुड़ेगी तो उनके गुणधर्मों में क्या करेगी, परिवर्तन कर देगी, मतलब उनका रंग आकार बदल सकती है, उनका स्वाद बदल सकती है। तो इसी आधार पे हमारे 2 टॉपिक और है जिनके बारे में हम जानेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं वो कौन से हैं, देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के वैसे तो अन्य प्रकार भी हैं, पर आपके सिलेबस में यहीं तक सीमित है। एक प्रकार की अभिक्रिया और है जिसे हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको जो है ऑक्सीजन जुड़ने के आधार पर जो तत्वों में गुण या तत्वों के गुणधर्मों में या पदार्थ के गुणधर्म में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को क्या कहेंगे, या उसके द्वारा जो पदार्थ बनेंगे उन पदार्थों को क्या कह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे देखिएगा, आपने देखा होगा कि जब लोहा वायु या नमी के संपर्क में आता है तो लोहे पे क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। पढ़ा था ना आपने, लोहे पर जंग लग जाएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, जो पिछली वीडियो थी उसकी शुरुआत में बताया। लोहा जब वायु नमी के संपर्क में आया तो उस पर लोहे पर जंग लग जाएगा। तो इस टॉपिक को हम किस नाम से पढ़ेंगे, संक्षारण। पेपर में क्या पूछा जाता है आपसे कि संक्षारण किसे कहते हैं या जंग किसे कहते हैं। क्या पूछेगा बच्चों, संक्षारण किसे कहते हैं, जंग किसे कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, जब लोहा या लोहे की बनी वस्तुएं, जब लोहा या लोहे की बनी वस्तुएं वायु या नमी के संपर्क में आती हैं तो आप देखते हैं उनका रंग पीला हो जाएगा या काला हो जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं उन पर काले या पीले रंग की एक परत जम जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन जिसे लिख सकते हैं, जब लोहे की बनी वस्तुएं, जब लोहे की बनी वस्तुएं वायु या नमी के संपर्क में आती हैं, नमी के संपर्क में आती हैं तो उन पर एक काले या पीले रंग की परत जम जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, जिसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख दिया, लोहा प्लस वायु या नमी के संपर्क में आएगा तो लोहे पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। और जंग का सूत्र है जो आप लिख भी सकते हैं, Fe3O4 × XH2O। क्या लिख सकते हैं, Fe3O4 × XH2O, ये जंग का सूत्र है। अब जंग के कारण जो है हमें लोहे में बहुत सारी हानि हो जाती है या हमारी लोहे की बनी वस्तुएं बेकार हो जाती हैं। जंग जो है लोहे की वस्तुओं को गला देता है, इसलिए जंग से बचने के हमें उपाय भी पता होने चाहिए। तो हम लिखते हैं, जंग से बचने के उपाय, जंग से बचने के उपाय, जंग से बचने के उपाय। तो जंग से बचने के कुछ उपाय हैं। नंबर 1, पेंट करके। कैसे बचा जा सकता है, पेंट करके। नंबर 2, ग्रीस लगाकर। नंबर 2, ग्रीस लगाकर वस्तु को यदि रख दें। नंबर 3, वार्निश करके। किसके द्वारा बच सकते हैं बच्चों, वार्निश करके भी जंग से बचा जा सकता है। तो ये जंग से बचने के कुछ उपाय हैं जिन्हें हम प्रयोग में लाते हैं। पेंट आपने देखा होगा, लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि जंग से बचने के लिए लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है, जो कि आप अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं। तो ये संक्षारण था कि वायु के मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया,
जब लोहे की वस्तु वायु के संपर्क में आ गई, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई, तो लोहे पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब खाद्य पदार्थ, जब हमारे खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ या तेल युक्त पदार्थ जिनमें तेल हो, वे वायु नमी के संपर्क में आते हैं, तो क्या होगा, वायु नमी के संपर्क में आते हैं तो उन पर रुई के समान एक परत जम जाती है। क्या होगा बच्चों, उन पर रुई के समान एक परत जम जाती है, जिसे क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहते हैं। तो पेपर में पूछे जाने वाला, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो आइए जानेंगे कि विकृत गंधिता किसे कहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विकृत गंधिता। क्या पढ़ेंगे बच्चों, विकृत गंधिता। अच्छे से लिखता हूं, विकृत गंधिता। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं आपको, आपने देखा होगा कि घरों में हम कुछ खाद्य पदार्थ रखते हैं, जैसे अचार। यदि अचार को लंबे समय तक खुला छोड़ दें, आप देखेंगे यदि अचार के डब्बे को हम लंबे समय तक खुला छोड़ दें तो अचार के ऊपर रुई के समान एक परत जम जाएगी। देखते हैं ना आप लोग, आपने देखा होगा घरों में। तो रुई के समान जो परत जमी है उसके कारण पदार्थ का स्वाद बदल जाएगा। क्या होगा, उसके कारण पदार्थ का स्वाद बदल जाएगा। तो स्वाद बदलने के कारण क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो जिस कारण से या जिस घटना के कारण से वो खराब हुआ है तो उसे क्या कह रहे हैं, विकृत गंधिता कह रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखते होंगे कि आप जब मार्केट से आलू के चिप्स की थैलियाँ खरीद कर लाते हैं तो वो फूली हुई होती है, मतलब उनमें एक गैस भरी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो गैस किस लिए भरी जाती है? बच्चों, गैस इसीलिए भरी जाती है कि आलू के जो चिप्स हैं वो वायु के संपर्क में आकर खराब ना हो, इसलिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और जब उनमें नाइट्रोजन गैस होगी तो वे ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे तो वो खराब नहीं होंगे, इसलिए लंबे समय तक रखे रहेंगे। इसलिए आपसे पूछा भी जा सकता है कि आलू के चिप्स में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो नाइट्रोजन किस लिए भरी जाएगी? उसे विकृत गंधिता से बचाने के लिए। तो विकृत गंधिता की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या डेफिनेशन होगी? जब तेल या वसायुक्त, देखिए बच्चों कैसे पदार्थ है, तेलीय पदार्थ हो या वसायुक्त पदार्थ हो, जैसे मुरब्बा। जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उन पर रुई के समान एक परत जम जाती है। देखे हैं ना आपने, रुई के समान, एक रुई के समान परत जम जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसके कारण क्या होगा, पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। क्या होगा, पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, जब तेल या वसायुक्त, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है, लंबे समय तक रखा जाता है तो उन पर रुई के समान एक परत जम जाती है, एक परत जम जाती है, जिसे क्या कहेंगे, जिसके कारण पदार्थ का स्वाद बदल जाता है, पदार्थ का स्वाद बदल जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसके बचाव मैंने क्या बताया था आपको कि विकृत गंधिता से बचने के लिए, विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य पदार्थों को, खाद्य मतलब खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से, कौन सी गैस से? नाइट्रोजन गैस से प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। जैसे कहाँ देखते हैं आप इसका एग्जाम्पल, जैसे आलू के चिप्स की थैली में, आलू के
चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होगी? थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है बच्चों, ये थी विकृत गंधिता। बच्चों अभी तक हमने जो आपके एनसीईआरटी बुक में सिलेबस दिया हुआ था उसे कवर कर लिया है। अब हम जानेंगे कि पहले अध्याय से एनसीईआरटी द्वारा कितने क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या इस अध्याय से बोर्ड एग्जाम में कितने या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों, फिर मिलेंगे।